लेट्स बिगिन। सबसे पहला आपका यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में घुस चुके हैं, मतलब मूविंग चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। दीज आर द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर वी विल कवर, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, बायो सवर्ट लॉ। दिस लॉ, इसी लॉ से हम लोगों का पूरा मैग्नेटिज्म स्टार्ट होता है, तो इसे अच्छे से समझ लेते हैं। होता क्या है आखिर, एक वायर एल लेंथ का वायर होता है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो वो आई करंट जो कि एल लेंथ वाले वायर में जा रहा है, वो अपने चारों तरफ एक लूप बना लेता है, और उस लूप के अंदर कोई चीज और चला जाता है तो वो अपने आप को उसमें अट्रैक्ट करने लगता है। तो उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जो वो लूप बनाता है उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर पूछे कि ठीक है भाई, वो तो तुमने बता दिया, अब बताओ इसे हम लोग आगे कैसे फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो इसके लिए ये एक वायर है हैविंग लेंथ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा डीएल लेंथ का, ठीक है। अब उस डीएल लेंथ के चलते बताओ कि इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सीधी सी बात है, वहां से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। तो आर डिस्टेंस दूर, एक आर वेक्टर को डिनोट कर रहा है, तो आर वेक्टर से उसने बताया कि जो आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो होगा आपका डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ये आपका डीएल एक वेक्टर है और यहाँ पे आर एक वेक्टर है, तो अच्छे से समझना। और दूसरा, इसके डायरेक्शन को जैसे पता है कि आपका डीवी जो करंट ऊपर जा रहा है, तो डीवी जो डायरेक्शन मतलब डीवी आपकी तरफ होगा या फिर आपसे दूर होगा, इस केस में डिसाइड करने के लिए मैंने एक ये डीएल क्रॉस आर वाला यूज किया, क्रॉस प्रोडक्ट। या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या होता है कि आपकी उंगलियां जो होती है करंट के डायरेक्शन को बताती है, और ये जो अंगूठा होता है वो बताता है आपके, ये जो उंगलियां होती हैं आपकी, ये आपके करंट के डायरेक्शन को बताती है, और ये आपका अंगूठा बताता है आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट मतलब होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ पे जो डीएल है ये अलोंग द करंट होने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो डीवी करंट निकल के आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इस करंट के चलते आपके स्ट्रेट वायर में क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर फाइनाइट वायर हुआ तो उस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है एक फिक्स डिस्टेंस पे, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी की जगह पे मैं आर बोलूंगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। यहाँ से बात किया जाए तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। इसमें परपेंडिकुलर ही फोर्स आता है, पैरेलल नहीं आता है। नेक्स्ट वन इज, अगर सेमी इनफाइनाइट हुआ तो एक थीटा आपका 1 थीटा इज इक्वल टू 90 पुट कर दो, और दूसरे वाले पे आप वैसे ही रहने दो, दूसरा वाला थीटा आपको लिखाना होगा। मतलब बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 2। नेक्स्ट वन इज, अगर इनफाइनाइट हुआ तो उस केस में मैं बोलूंगा कि आप b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मूविंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप। लूप के चलते आपका बताइए। तो सबसे पहला, अगर लूप करंट कैरिंग लूप है ना, तो उस केस में आप एक्स डिस्टेंस दूर जाओगे तो वहां पे बताओ एक्स डिस्टेंस दूर पे अपना मैग्नेटिक फील्ड विथ एक्सियल पोजीशन पे है, सेंटर पे नहीं, एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे देखना 3 के ऊपर पावर नहीं है, वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। यहाँ पे एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न बताता है, मतलब ये जो लूप है ये क्या ये 1 है या ये 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ यहाँ पे पुट करोगे। नेक्स्ट वन, एट सेंटर। सेंटर पे क्या होगा, अगर लूप है उसके सेंटर पे बता दो मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यहाँ से आप n से मल्टीप्लाई कर दो अगर लूप उसमें जोड़ा हुआ है तो। नेक्स्ट वन इज एट सेंटर ड्यू टू द आर्क। आर्क के चलते सेंटर पे आपका बता दो मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट वन इज बी ड्यू टू द सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, मतलब बी इज इक्वल टू आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड और टोरॉइड के चलते क्या क्या होता है, तो सोलेनॉइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे एन जो होता है आपका डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, वैलिड फॉर आइडियल सोलेनॉइड। मतलब क्या होना चाहिए, लेंथ जो होता है बहुत ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू रेडियस के।
नेक्स्ट वन इज टोरॉइड। टोरॉइड के केस में आप कैसे करोगे, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई r i। यहाँ पे r इज ग्रेटर देन r होना चाहिए, मतलब अंदर का जो ये वाला जो रेडियस है ये ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू अंदर वाले जो लूप बन रहे हैं उसके रेडियस से। यहाँ पे n जो होता है नंबर ऑफ टर्न को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि गॉस लॉ, उसी तरह यहाँ पे भी होता है एक एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि आपका जो करंट है वो आप अगर किसी लूप के अंदर है तो ठीक है, बाहर वाले लूप को ऐसे इग्नोर मारेंगे जैसे कि आप पिछले वीडियो में ही कहा था, तो वैसे इग्नोर मारना है। तो एम्पियर लूप ऐसा लूप होता है जिसके अंदर अगर कोई करंट आ गया तो उसको तुम एक्सेप्ट करोगे और बाकी सबको रिजेक्ट करोगे, उसके बाहर वाले चीज को रिजेक्ट करोगे। ये क्रॉस साइन क्या बताता है कि ये अंदर की तरफ है, ये डॉट साइन बताता है कि वो बाहर की तरफ है। तो इसका एक उन्होंने बताया था लॉ, वो होता है क्लोज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू अंदर का जितना भी करंट है। अगर आपका, मैंने इसको बाहर आने वाले को पॉजिटिव मान लिया, तो I1 प्लस I2, ये चूंकि अंदर जा रहा है तो नेगेटिव ऑफ माइनस I3, तो यहाँ पे ये पुट कर दो। ये बात ये एक चीज कहना चाहता है कि म्यू नॉट I1 I2 माइनस I3। अगर बात करते हो कि I मतलब नोट इसमें क्या है कि आपका एक जो होता है I इनक्लोज बाय द करंट लूप कंसिडर्ड रेड। दूसरा B ड्यू टू द ऑल करंट, जो होता है B मैग्नेटिक फील्ड, वो हर एक करंट के चलते होता है, लेकिन ओनली I जो होता है करंट एम्पियर्स लूप कंसिडर्ड। समझ में आया? ये दो पॉइंट समझने योग्य है। अभी देखो क्या कह रहा हूं मैं, ओनली I इनक्लोज्ड बाय एम्पियर्स लूप, I जो होता है एम्पियर्स लूप के द्वारा उसे कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या इन्हीं चार्ज की वजह से आता है, तो आप बिल्कुल कहोगे कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो सारे के सारे चार्जेस के चलते आता है, सारे के सारे करंट के चलते आता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फोर्स ऑन Q मूविंग इन B। मतलब कहना क्या चाहते हो? कहना मैं यही चाहता हूं कि आपका जो करंट चार्ज है वो आपके प्योर मैग्नेटिक फील्ड में आपका मूव करता है, तो एक फोर्स जनरेट करता है जिसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स करते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स को इन्होंने डिफाइन किया था, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू B क्रॉस B। यहाँ पे FM जो होता है मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करता है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और थ्रू यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होता है, और साथ ही साथ नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आपका निकल के आता है, अगर आपका भी जो होता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहाँ पे 2-3 टर्म्स आते हैं। जैसे आपका उस वक्त रेडियस क्या होगा, तो रेडियस हो जाएगा mb अपॉन QB, और mb को हम लोग ये बोलते हैं ना मोमेंटम, तो मोमेंटम के चलते हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2mk। यहाँ पे 2m और k को काइनेटिक एनर्जी डिनोट करता है अपॉन QB। साथ ही साथ अगर टाइम पीरियड की बात करो तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB, ये टाइम पीरियड को डिनोट करता है। अगर ओमेगा की बात करो तो ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ओमेगा इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π बाई ओमेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π बाई ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाई टी, मतलब टी का वैल्यू पुट कर दो, तो टी का वैल्यू यहाँ पे अगर 2πm अपॉन QB पुट करोगे तो ओवरऑल देखने के लिए 2πm अपॉन QB, तो यहाँ से 2π कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल आपका QB बाई m मिल जाएगा ओमेगा। नेक्स्ट वन इज, अगर आपका कंप्लीट सर्कल नहीं हुआ तो क्या क्या होगा, मतलब कहना क्या चाहते हो? मैंने एक ऐसा यहाँ पे रीजन जनरेट कर दिया है जहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल जाता है परपेंडिकुलर तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन वो कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाता, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ऐसा फील्ड जनरेट कर दिया था, क्योंकि इधर अगर फील्ड होता तो ये अपना सर्कुलर मोशन कर देता। तो अगर ऐसा सिचुएशन है और इसका थिकनेस अगर t मैंने मान लिया, तो उस केस में आपका r जो होता है अगर थिकनेस से कम हुआ तो उस केस में इसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू πm अपॉन QB। कैसे हुआ बाद में बात। नेक्स्ट वन इज, आप बात करते हो कि ये वाला चीज, ये आपका एक वेलोसिटी है, ये आपका वेलोसिटी है, मैंने एक आर्क के एंगल पे, एक किसी एंगल पे आपको वेलोसिटी दे दिया, तो उस केस में आपका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? तो ऑब्वियसली अगर 2πm अपॉन QB, और यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड अभी हमने पढ़ा था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2πm अपॉन QB, और यहाँ पे 2πm अपॉन QB मैंने पुट किया। साथ ही साथ अगर आपका एंगल है तो एंगल के लिए मैं रेडियन पुट करूंगा, तो पाई अपॉन 2π, और यहाँ से ओवरऑल निकल के आ जाएगा θm अपॉन QB। याद रखना थीटा जो होगा आपका रेडियन में होना चाहिए। साथ ही साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम इनसाइड B,
मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अंदर की तरफ हो रहा है। नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएट होने का एंगल बताओ। सेम केस, तो उस केस में आपका ये थिकनेस अगर टी है और ये आपका रेडियस जो है आपकी बार थिकनेस से ज़्यादा है, तो उस केस में आपका जो होगा यहाँ से कुछ हद तक आपका जो, ऐसे आपने एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे फेंका, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कुछ हद तक, अब जहाँ तक उसका रीजन है बेचारा वहाँ तक तो उसे लेके जाएगा सर्कल बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद उसको रीजन वो नहीं मिलेगा, तो उस केस में वो वैसे ही मूव करके ऐसे चला जाएगा। तो उस केस में आपको बताना है कि वो डेविएशन कितना होगा, मतलब कितना देर तक वो थीटा वो होगा, मैक्सिमम थीटा जहाँ तक वो चार्ज को होल्ड करके रखेगा। तो वो थीटा जो होगा साइन थीटा इज इक्वल टू टी अपॉन आर। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमें पता है और आर भी पता है। तो उस केस में आप क्या कहोगे, कहूंगा कि टी अपॉन आर, और आर इज इक्वल टू, अब यहाँ से टी इज इक्वल टू आर की जगह पे मैं क्यू वी बाई एम भी लिख सकता हूँ, तो क्यू वी बाई एम भी, यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा साइन इनवर्स क्यू बी टी अपॉन एम भी। नेक्स्ट वन इज अगर वेलोसिटी एट एंगल थीटा टू बी हेलिकल, मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि आपने एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, और एक आपका चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को आपने किसी एंगल पे फेंक दिया, तो बताओ इसका चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। सीधी सी बात, नो बकवास। तो उस केस में आपका जो मोशन होने वाला है, मैं तो जानता हूं कि जो भी वेलोसिटी होगा वो उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाके वो सर्कुलर पाथ को गेन करेगा। तो इसका जो किसी एंगल पे है तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा v sin थीटा और इधर हो जाएगा v cos थीटा। अगर v sin थीटा हुआ है तो उस केस में आपका जो रेडियस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन करेगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए जो आपका रेडियस होगा वो हो जाएगा एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अगर बात करते हो कि टाइम पीरियड बता दो क्या होगा बच्चों, तो टाइम पीरियड जो होगा वो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी हो जाएगा। अगर पिच की बात करते हो, पिच होता है कि आपने एक रोटेशन में कितना आगे गया, इज कॉल्ड पिच। तो पिच जो होता है वो होता है v cos थीटा अपॉन टी, क्योंकि आगे वाला जो वेलोसिटी होगा इनटू टाइम पीरियड, एक सेकंड में कितना गया तो वो टाइम पीरियड, तो आपका निकल के आ जाएगा पिच। अगर बात करते हैं स्पेशल केस में कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, कुछ ऐसा केस मैंने कह रहा हूं, इसमें आपका वेलोसिटी जो होता है वो परपेंडिकुलर है और ये तीनों अपने अपने परपेंडिकुलर है। तो उस केस में आपका जो वेलोसिटी निकल के आएगा इन दिस सिचुएशन, पॉसिबिलिटी ऑफ क्यू मूविंग डेविएशन अनडेविएट होने के चांसेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो बता दो कि कैसे होगा। तो उस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर हो जाएगा, और उस केस में अगर बराबर हुआ तो क्यू इज इक्वल टू क्यू भी बी, और यहां से आपका वेलोसिटी निकल के आ जाएगा ई अपॉन बी। पॉइंट टू बी नोटेस्ड। नेक्स्ट वन इज फोर्स ऑन आई करंट कैरिंग, और यहाँ पे अपने आई करंट फ्लो किया है, तो इस केस में बता दो फोर्स कितना होगा। फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, इसे हमने पढ़ा था। यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने डाल दिया है, तो उस केस में उस पे ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा तो आई क्रॉस एल बी, सॉरी आई इंटू एल क्रॉस बी। तो उस केस में अगर आपका वो कंडक्टिंग कंडक्टर, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर जो अगर आपका रॉड हुआ, तो उस केस में आपका जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी। ठीक है। अगर क्लोज लूप हुआ तो उसके लिए आपका एफ नेट 0 हो जाएगा। और बात करते हैं पैरेलल वायर। अगर पैरेलल वायर हुआ, मतलब दोनों में अगर करंट जो होता है सेम डायरेक्शन में गया, तो उस केस में आपका जो फोर्स होगा वो होगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। अगर एंटी पैरेलल हुआ तो उस केस में आपका, अगर सेम नेचर का होता है तो अट्रैक्शन, और दूसरा अगर दिशा ये जो डायरेक्शन है वो सेम तो मोहब्बत होगी, मोहब्बत मतलब अट्रैक्शन होगा। अगर दिशा ऑपोजिट तो आपका अट्रैक्शन होगा। तो उस केस में आपका जो फोर्स होता है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। दोनों का सेंस वही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिडक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है। बस यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि आपका इस केस में आपका रिपल्सन होगा और इस केस में आपका अट्रैक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है आखिर, तो m इज इक्वल टू एन आई ए।
मैं अगर ध्यान से बोलूँ, अगर आपने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भूल गए हो तो एम मीना याद रख लो, एम इज इक्वल टू आई एन ए, एम इज इक्वल टू मीना। और यहाँ से मीना से मतलब क्या होगा कि एन जो होगा, एम आई जो होगा आपका करंट को डिनोट करेगा, एम आई एन से आपका नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा, और ए आपका बताएगा क्या, ये आपका बताएगा एरिया। तो उस केस में आपका एन, देखो यहाँ पे ये सब चीज लिखा हुआ है। याद रखना कि आप एम का डायरेक्शन कैसे यूज करोगे, तो एम का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से यूज करके बता दोगे। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लूप इन करंट कैरिंग, मतलब इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका ऑब्वियसली मैंने पीछे भी एक बार आया था सर्कुलर मोशन, उसमें भी बात किया था कि आपका करंट कैरिंग केस में आपका जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ एम डॉट भी होता है। अगर स्टेबल कब होगा, जब आपका थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा, यानी इस वक्त केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम देखने के लिए मिलेगा, और वो कितना होगा तो नेगेटिव ऑफ एम भी। अगर बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा, और कितना होगा तो एम भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फोर्स ऑन लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस केस में क्या करोगे, तो आपका जो फोर्स होगा ना, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू dv अपॉन dx। यहाँ पे dv जो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, बस हो जाएगा आपका। यूज इफ वेरिएशन ऑफ p इज वेरी स्मॉल। और साथ ही साथ बता रहा है कि m जो होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट को ऑफ अ लूप है। ठीक है। तो ओवरऑल आपका देखा जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट, आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक करंट, ये जो होता है मैग्नेटिक करंट बोल रहा हूँ, क्या हो गया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर खत्म हो गया। अब कुछ लोग फर्स्ट यहाँ पे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिक, मतलब यहाँ पे आपको दो चीज़ें एक साथ देखने के लिए मिलेंगी। पहले हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दूसरा हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक के बारे में। नाउ वी आर मूविंग हियर, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आपका मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ वर्क करेगा। तो उस केस में हम लोग उस नए स्पेसिफिक चैप्टर को हमने नाम दिया electromagnetic induction. These are the topics that we are covered in this specific chapter. Let's begin. First, we will know that Faraday's law क्या होता है। Faraday's law especially for Faraday's law के लिए, फ्लक्स के लिए उन्होंने बताया था B डॉट A, यानी BA cos थीटा होता है। मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय डी फाई अपॉन डी टी का आप मतलब कह सकते हैं कि फाई को एज ए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे आपको ईएमएफ मिलेगा। साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस करंट के बराबर होता है, और इसे हम लोगों ने लेंज लॉ के थ्रू देखा था। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता ये है कि जाने वाला अगर करंट है, अगर करंट बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो, अगर करंट आपका आई बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो, और घट रहा है तो घटने मत दो। या फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो बढ़ने मत दो, और घट रही है तो घटने मत दो। ये आपका मैं यूज कर रहा हूँ सलीम सर का लैंग्वेज। अगर आपने पढ़ रखा है तो बढ़िया है, नहीं तो इट्स ओके, जाके पढ़ो। आगे आता है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे इसी के थ्रू हम लोग बताते हैं कि अगर आपका ये करंट बढ़ रहा है ना, तो अगर करंट बढ़ रहा है तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं वो वाला थ्योरम। अगर करंट जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसके हिसाब से, अब बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो। आपका यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आपका यहाँ पे बोला जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ बढ़ रहा है या घट रहा है। या फिर यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसके हिसाब से बताओ करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, और आपका करंट का ये डायरेक्शन भी बता दिया गया है। या फिर एक्सेलरेशन और ग्रेविटी वाला भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज आपका चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो क्या होता है, चार्ज फ्लो इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन आर। यहाँ पे फाई डिनोट करता है आपका फ्लक्स को, तो फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, या यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टा फाई जो है आपका डिनोट कर रहा है चेंज इन फ्लक्स, यानी फाई माइनस फाई इनिशियल। साथ ही साथ आपका जो आर है वो रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल। अगर 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 आपका जो ये कॉइल है, ये आपका जो कॉइल है, इफ डायरेक्शन ऑफ आई इज रिवर्स, अगर आई की डायरेक्शन को रिवर्स हो गया तो उस केस में आपका जो मैग्नेटिक चेंज इन ये होगा, चेंज इन फ्लक्स, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डॉट ए। यानी बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अगर आपका एक
अगर आपका एक कॉइल है, कॉइल के सेंटर पे हम लोग जानते हैं कि उसका क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2v, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और यहाँ पे आपका एरिया लिख देंगे तो पाई ए स्क्वायर। ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर फ्लक्स इधर से पास कर रहा है ना, फ्लक्स इधर से पास कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वो वाला चीज़, ये आपका जो फ्लक्स है वो यहाँ पे ही यूज़ करेंगे अपन लोग। आगे बात करते हैं आपका चार्ज फ्लो इन अ स्मॉल कॉइल के चलते आपका चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो म्यू नॉट चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेडियस रेसिस्टेंस, अगर R इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज कॉइल रोटेशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका एक कॉइल है, अगर आप उसे रोटेट करते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आपको एट t बराबर 0 पे आपका बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है। एट द एंड बताऊं तो आपने एक फर्श पे आपने एक चूड़ी रख दिया और उसको नचा रहे हो। अब बस याद रखना कि जिस डायरेक्शन में तुम नचा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपने एक मैग्नेटिक फील्ड घुसेड़ दी हो, तो वहां से आप अपने चूड़ी को नचा रहे हो ना। और ये भी पता है कि चूड़ी कितना टर्म्स है, अगर आपका चूड़ी एक चूड़ी है तो n बराबर 1 हो जाएगा, अगर चूड़ी आपका 2 है तो 2 चूड़ी के लिए आप लोग n बराबर 2 पुट करोगे। व्हाट इफ आई टोल्ड यू रेडियस के बारे में, अगर रेडियस r, ये आपका रेडियस नहीं, ये आपका r दिखा रहा है कि आपका रेसिस्टेंस ये आपका चूड़ी का रेसिस्टेंस कितना होगा, ये चीज बता रहा है। तो ओवरऑल एट t बराबर 0 पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फाई निकल के आ जाएगा, टोटल फ्लक्स विल बी एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ जानना चाहते हो तो आप नबाव साइन ओमेगा टी जानना चाहते हो। अगर आपका आई निकल जाना चाहता है तो आई, अगर नबाव को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे, तो नबाव में इसे इसलिए से पढ़ लो कि एन बी ए डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वो से डिनोट कर रहा हूँ, तो नबाव साइन ओमेगा। अगर आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, यहाँ पे साइन ओमेगा टी को डिनोट कर रहा है, ई नॉट अपॉन आर ही आई नॉट को डिनोट कर रहा है। हियर वी आर मूविंग विथ मोशनल ईएमएफ। भाई मोशनल ईएमएफ क्या होता है, आपने एक रॉड लिया, इसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें डाल दिया, और साथ ही साथ उस रॉड को आप मूव करा रहे हो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका लेंथ L है। तो उस केस में बताओ कि उसके वो आपका जो ये रॉड है ना, वो अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप उसे मूव कराते हो, कैसे, तो ट्रांसलेटरी मोशन के साथ, तो वो आपका एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। और वो बैटरी की वैल्यू होगी E इज इक्वल टू VV होता है, तो यहाँ से आपका जो बैटरी होगा छोटा वाला, उसे हम लोग BLB से डिनोट करते हैं। एप्लीकेबल ओनली इफ आपका वेलोसिटी हो, साथ ही साथ आपका वो मैग्नेटिक फील्ड हो, और साथ ही साथ उसका लेंथ L होना चाहिए। और याद होना कि R म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपका तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हुआ, इसमें से अगर कोई भी दो आपका पैरेलल हुआ तो आपका जो आपका उसमें EMF आने वाला था वो 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि नहीं, आप सीधे कह रहे थे यहाँ पे, मैंने आपका सब चीज बात माना, आपका हर एक बात माना, कि मैंने कहा कि ठीक है आपका ये रॉड है हैविंग लेंथ L, ये रॉड की जगह पे रॉड है, हाँ इसका लेंथ L है, और इसको आपका मैंने परपेंडिकुलर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। लेकिन अब की बार जो तुमने कहा था ना वेलोसिटी आपने सीधा दूंगा एक दूसरे के तीनों के परपेंडिकुलर, अब उसको मैं किसी और डायरेक्शन में देता हूँ, तो उस केस में बताओ तुम क्या करोगे। तो उस केस में आपका जो इसकी वेलोसिटी है उसको आप परपेंडिकुलर रखोगे, परपेंडिकुलर याद रखना, आप उसे परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू VL भी कौन सा V, तो आपका परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर टू द L, यानी ओवरऑल लिखा जाएगा तो V इज इक्वल टू BL भी साइन थीटा। अगर बात करते हैं आपका पॉजिटिव पोलैरिटी इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। नेक्स्ट वन इज मोशनल EMF इन रैंडम शेप वायर। अगर आपका वायर जो है आपका रैंडम शेप का हुआ तो उस केस में मैं L इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, और जो यहाँ के अगर ये आपका रैंडम शेप का वायर है तो इसका लेंथ के बजाय मैं ये वाला लेंथ यूज करूंगा, जो कि ऐसे इसे डिनोट कर दूंगा, और इसका लेंथ L मान के मैं इसे सॉल्व करूंगा VLB। अगर मोशनल EMF ऑफ रोटेटिंग कंडक्टर, अगर आपका कंडक्टर रोटेट कर रहा है तो उसमें भी आपका एक EMF जनरेट होगा, और वो EMF कुछ ऐसे होगा कि आपका ये यहाँ पे एक फिक्स सोर्स है, यहाँ पे एक रॉड है, बीच का डिस्टेंस खाली था, तो यहाँ पे बताओ आपका EMF क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग इसके साथ कुछ खेलते हैं, जैसे मैं x डिस्टेंस जाके dx थिकनेस का एक रॉड पकड़ूंगा जिसपे इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स होगी, और ये ओमेगा एक्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो d इज इक्वल टू BLB होता है ना, VLB बल,
तो यहाँ पे वी एल की जगह पे डी एक्स और वी की जगह पे ओमेगा एक्स, और यहाँ पे जब इसके इंटीग्रेट करूंगा ई जीरो से लेके ई तक, तो यहाँ पे वी एल वी ओमेगा तो आपका कॉमन है तो वो तो बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एल से लेके आर तक इंटीग्रेट कर दूंगा। एल से आर तक क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल है, तो एल से लेके आर तक मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ओवरऑल मुझे मिल जाएगा यहाँ पे कि ओवरऑल इस पूरे सिस्टम में आपका जो EMF डेवलप होने वाला है वो हाफ वी ओमेगा अंडर वी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर नोट पॉइंट की बात करते हो तो अगर आपका एल, अगर मान लो कि ये जो पॉइंट है, ये जो रॉड है वो यहाँ पे इसको जोड़ दिया, मतलब इस ये गैप जो है ओवरऑल मैंने नहीं रखा, तो उस केस में आपने एल को 0 पुट कर देना है। एल 0 पुट कर देगा वो, तो आपका जो आपका EMF होगा वो होगा वी हाफ वी ओमेगा आर स्क्वायर। यहाँ पे आपका जो होता है हायर पोटेंशियल की तरफ डिनोट करता है। नेक्स्ट वन इज पैरेलल रेल ट्रैक प्रॉब्लम्स। मतलब इसमें होता क्या है कि आप एक ट्रैक लेते हो, मतलब एक यहाँ पे आपका दो गो स्मूथ कर दिया जाता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है चार्ज के ऊपर, और यहाँ पे एक रॉड रख दिया जाता है जो कि स्मूथ होता है, और यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस ऑन कर दिया, और ये रॉड को मैग्नेटिक फोर्स इधर खींचता है। एक मिनट या मैं कह रहा था कि यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे भी एक रॉड है, ये आपका रेजिस्टेंस है। मान लो मैंने यहाँ से करंट दिया, यहाँ पे ऐसे 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 जा रहा था, ठीक है, बढ़िया बात है। अब ऊपर से मैंने एक रॉड रख दिया, ये वाला रॉड। ये जब रॉड रखा तो अब की बार जो करंट होगा वो अब ऐसे जाने की कोशिश करेगा, ये जो है आपका करंट ऐसे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उतना दूर रास्ता नहीं, करंट जो होता है अपना शॉर्टेस्ट वे कोशिश करता है लेने का, तो ये इस रास्ते से जाएगा। अब यहाँ पे एक एक्सटर्न, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका आई करंट है, तो ऑब्वियसली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हुए हैं, तो इस केस में आपका जो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने एफनेट एक्सटर्नल डाला, तो एफनेट एक्सटर्नल डाला तो आप ये जानते हो कि आई आपका करंट है, अगर किसी रॉड में आई करंट है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फोर्स FM लगेगा, और यहाँ पे आपका F0 लगेगा। तो यहाँ से आपका जो FM होगा वो होता है ILV के हिसाब से देखोगे तो I क्या है आपका VLV अपॉन R इंटू LB, और यहाँ से ओवरऑल देखने के लिए मिलेगा कि अच्छा ठीक है। ओवरऑल आप ये बताओ कि ओवरऑल इस बॉडी में हो क्या रहा होगा, तो यहाँ पे आपका एक फोर्स है, यहाँ पे आपका फोर्स है, तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि आप एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F0 माइनस FM अपॉन R, क्योंकि ऑब्वियसली F0 ज़्यादा होगा तभी तो इधर खींच रहा है, और इधर खींच रहा है तो FM जो होगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा, जनरेट होगा, तो FM अपॉन M। ओवरऑल जब सॉल्व करोगे तो मुझे देखने के लिए मिलेगा कि वेलोसिटी जो होगा F0 R अपॉन V स्क्वायर L स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर T अपॉन MR। एट स्टडी स्टेट पे बात किया जाता है, स्टडी स्टेट मतलब T आपका 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, T इन्फिनिटी मतलब आपका जो उस पर आपका जो वेलोसिटी होगा T बराबर इन्फिनिटी पर जो आपका वेलोसिटी होगा उसे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, और टर्मिनल वेलोसिटी विल बी F0 R अपॉन V स्क्वायर L स्क्वायर। बात करते हैं P के बारे में, तो P इज इक्वल टू F0 BT आपका पावर अक्रॉस टू द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज, अगर मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस के बजाय कैपेसिटर जोड़ दिया होता तो क्या देखने के लिए मिलता? ओवरऑल आपका एक्सेलरेशन जो हो जाता वो होता F0 अपॉन M प्लस V स्क्वायर L स्क्वायर इंटू C। Next one is induce electric field in a time varying magnetic field। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाए तो उस केस में आपका जो अंदर और बाहर जो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार फिर से मैं पढ़ दूं कि आपका जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के केस में सिलेंड्रिकल रीजन है, याद रखना, तो उस केस में आपका जो यहाँ पे इनसाइड के लिए बात करते हो, नहीं ये आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए ये है, ठीक है, ये इनसाइड के लिए। तो इनसाइड के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा R/2, और इसको इंटीग्रेट कर दो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को आप इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए R इज ग्रेटर देन R के लिए, तो उस केस में आपका R²/2R dB/dt। ओवरऑल इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसे स्ट्रेट जाते हुए ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे 2-3 बात नोटिस करने वाली है, जो यहाँ पे E इज इन क्लोज लूप होगा, हियर इज द नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ये नॉन कंजर्वेटिव जो होता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। यहाँ पे अब इतनी दूर आ गए तो एडी करंट के भी बारे में जान लेते हैं। एडी करंट होता क्या है कि जब एक मेटल बॉडी जो होता है प्लेस किया जाता है TVMF
तो मिनिमल करंट, ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके हिसाब से तोड़ दिया ना, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें प्रवेश करा रहे हो, तो उस केस में आपका ऊपर एक यहाँ पे इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे जिस पॉइंट पे आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही है, उस केस में आपका यहाँ पे हीट उत्पन्न हो जाता है। तो और मिनिमम करंट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, छोटे छोटे करंट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं ईडी करंट। और ड्यू टू दिस करंट हीट इज डिसिपेटेड, मैंने आगे ही बोला था। नेक्स्ट वन इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन होता क्या है भाई? सेल्फ इंडक्शन मतलब होता है a property of a coil by which it opposes the charge in itself। मतलब होता ये है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें अपने चार्ज को रिपोज करने लगता है, कॉइल के अंदर उत्पन्न अपने ही चार्ज को वो रिकॉइल करने लगता है, मतलब रिपोज करने लगता है। फॉर एनी कॉइल कैरिंग करंट आई, जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और यहाँ से आपका जो फाई होता है वो इज इक्वल टू एल आई होता है। यहाँ पे इंडक्शंस जो होता है एच से इसके यूनिट जो होता है हेनरी से डिनोट किया जाता है। अगर आपका आई वेरी कर रहा है तो उस केस में आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा इन नेगेटिव ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी, और जो ईएमएफ होगा वो होगा एल डी आई अपॉन डी टी का मॉड। यहाँ पे पोलैरिटी की बात करें तो पोलैरिटी ऑफ ई कैन बी फाउंड बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ के थ्रू हम लोग इसकी पोलैरिटी जान सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ टू फाइंड एल। एल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पे एल को फाइंड आउट करने के लिए एल क्या होता है, यहाँ पे एल आगे से ही बता दो, आपका सेल्फ इंडक्शन को कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग एल से डिनोट करेंगे। तो एल कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसके लिए आप यहाँ पे यूज करोगे वो वाला, क्या कहते हैं, फ्लक्स वाला चीज। अगर फ्लक्स हम लोग जानते हैं कि NBA होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बना, और बना इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आप यहाँ पे ओवरऑल करोगे तो यहाँ पे एल आपका निकल के आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। इफ एनी मीडियम इज इनसाइड, अगर मीडियम इनसाइड हुआ तो यहाँ पे हम लोग यूआर से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अगर आपका बैटरी पोलैरिटी आई इंड्यूस इन इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर आपका बैटरी कब कब इंड्यूस हो सकता है, कैसे हम लोग उसका बैटरी को मानेंगे? अगर आपका करंट आपका कांस्टेंट हुआ तो सीधी सी एक प्लेन वायर मान लेना। अगर आपका करंट इंक्रीज हो रहा है तो लेंज लॉ के हिसाब से बढ़े तो बढ़ने मत दो और घटे तो घटने मत दो। तो ओवर से करंट के हम लोग यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करवाते हैं, तो यहाँ पे जैसे ऑपोजिट करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे बड़ा वाला डंडा और यहाँ पे छोटा वाला डंडा। नेक्स्ट वन, आपका करंट घट रहा है, अगर घटे तो घटने मत दो के हिसाब से आप करंट जो है, आपका करंट घट रहा है तो यहाँ से आप एक करंट इसको सपोर्ट में दोगे, इसके हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव डंडा, यहाँ पे आपका नेगेटिव डंडा होगा। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। आपका करंट बढ़ रहा है और घट रहा है तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं ग्रोथ और डीके। कैसे ग्रोथ होता है आपका, सेम आप जैसे कैपेसिटर में पढ़ा था ना वैसे ही एज इट इज यहाँ पे होता है। एट टी बराबर टी जीरो पे आपका जो करंट होता है वो जीरो होता है, और टी बराबर टी पे आपका जो करंट होता है आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। यहाँ पे ताऊ की जगह पे हम लोग यूज करते हैं एल अपॉन आर, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो उस केस में आप एट टी बराबर टी पे आपका जो आई है आई नॉट हो जाता है, एट टी बराबर टी पे आपका जो करंट होता है वो होता है आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल होता है, ठीक है। बढ़िया बात है। करंट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। एनर्जी स्टोर्ड आपका इसमें एल में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है, तो हाफ एल आई स्क्वायर। और बात करते हैं यहाँ पे बिहेवियर ऑफ एल एट टी बराबर जीरो एंड टी बराबर इन्फिनिटी पे, तो टी बराबर जीरो पे आपका जो एल होता है वो बिहेव करता है टूटा हुआ वायर ओपन सर्किट की तरफ, और टी बराबर इन्फिनिटी पे आपका जो एल होता है, एल बोले तो इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन। एल जो होता है वो आपको डिनोट करता है एक्स एंड वाई के एक प्लेन वायर की तरह। यहाँ पे इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, आपने टी बराबर जीरो और टी बराबर इन्फिनिटी पे बताना है कि क्या क्या हुआ होगा। सेल्फ इंडक्शन के जैसा ही एक और इंडक्शन होता है म्यूचुअल इंडक्शन, बट इसके लिए आपका दो कॉइल होना चाहिए। पहला एक कॉइल होगा, दूसरा एक कॉइल होगा। हम पहले वाले कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे, और करंट फ्लो कराएंगे तो इसके चलते जो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा और ये दूसरे वाले में फ्लक्स जाएगा, और इस फ्लक्स से वापस ये यहाँ पे करंट जनरेट हो जाएगा। मतलब फाइटो इज इक्वल टू एम आई वन। यहाँ पे एम जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन को डिनोट करता है, E2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम डी आई वन अपॉन डी टी। ये आपका बेसिक सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज हाउ टू फाइंड एम। बेसिक सा वही तरीका है कि आप फ्लक्स 2 में पता कर लो कितना है, फ्लक्स 2 के हिसाब से आप यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा एम। बेसिक सा तरीका यही है।
नेक्स्ट वन इज एलसी ऑस्सिलेशन। एलसी ऑस्सिलेशन में क्या होगा? एलसी ऑस्सिलेशन में आपका सीधा देखने के लिए ये मिलता है कि आपका एक कैपेसिटर और एक आपका एल जोड़ दिया जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के बहन ही हैं, मतलब इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस है, मतलब आपका करंट खाने वाला भाई इसमें नहीं जुड़ा हुआ, तो उस केस में आपका जो करंट है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो उस केस में आप बताइए एलसी ऑसिलेशन में होने वाला क्या है? ओवरऑल मैं बता दूं तो आपका जो टोटल एनर्जी है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला, और इसी से सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। एलसी ऑसिलेशन से सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। ओवरऑल हुआ क्या, अच्छा बताता हूँ। सो ओवरऑल शुरुआत में आपका जो चार्ज इस पे था वो Q0 और माइनस Q0 था, लेकिन कुछ क्षण बाद आपका करंट जो होता है बढ़ने लगता है और यहाँ पे आते लगता है, एनर्जी इसमें स्टोर होने लगती है, तो यहाँ पे आपका करंट कुछ कम होता गया, Q0 Q माइनस Q होने लगा, और लास्ट में आपका यहाँ पे करंट आपका 0 हो गया और सारा का सारा एनर्जी जो है इसमें आ गया, सारा का सारा एनर्जी हो। अब कुछ क्षण बाद फिर से ये एनर्जी निकल के कैपेसिटर में जाएगा और ऐसे ही ये ऑसिलेशन होता रहेगा। तो ये ओवरऑल इसमें हो क्या रहा है कि आपका जो टोटल एनर्जी है वो आपका कांस्टेंट है, और टोटल एनर्जी के लिए हमने पढ़ा था Q²/2C इज इक्वल टू Q²। पहले वाले केस के लिए हम लोग लिख रहे हैं, दूसरे वाले केस के लिए, तीसरे वाले केस के लिए लिख रहे हैं, तीनों को बराबर कर देंगे। हम लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा था हाफ Q²/C होता है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाफ Q²/C प्लस हाफ Li² इज इक्वल टू दूसरे वाले केस के लिए, तीसरे वाले केस के लिए हाफ Li², क्योंकि टोटल का टोटल एनर्जी जो है आपका L में चला गया, इंडक्टर में चला गया। यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू √LC होता है, टाइम पीरियड जो होता है 2π√LC हो जाता है। जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन के लिए Q इज इक्वल टू Q0 sin ωt होता है, और I इज इक्वल टू I0 cos ωt प्लस फाई। दैट्स ऑल। यहाँ पे हमने EMI का एक छोटा सा क्लू चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है।